पुतिन, आज आपका जन्मदिन है, आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? रूसी भर्ती में भारी गिरावट आई है। दूसरा, नुकसान इतने विनाशकारी हैं कि अब क्रेमलिन मीडिया भी सवाल उठा रही है कि युद्ध कमांडर इस युद्ध को कैसे चला रहे हैं। और अंत में पुतिन मौत में डूब रहे हैं। उन्हें नए रंगरूटों के लिए बोनस बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि रूसी अर्थव्यवस्था पैसों के लिए तरस रही है। लेकिन पुतिन की मदद की पुकार शायद बहुत कम और देर से आई। कारण है 2025 में ही रूसी सेना की हानियों की यह लीक हुई रिपोर्ट। यह वाकई चौंकाने वाली है। आई वॉन्ट टू लिव प्रोजेक्ट के अनुसार रूस ने इस साल के पहले 8 महीनों में ही 2,81,000 सैनिकों को मारे जाने, घायल होने या लापता होने के रूप में खो दिया है। इसमें 86,000 मृत, 34,000 लापता और 1,58,000 घायल शामिल हैं। मृत और घायल के अनुपात पर ध्यान से गौर करें। रूस 1:18 के चौंकाने वाले अनुपात पर लड़ रहा है। यह संख्या मुख्यतः सेना पर लागू होती है। आमतौर पर घायल और मृतक का अनुपात 3:1 होता है, लेकिन रूसी अनुपात इतना कम होना दिखाता है कि कमांडर अपने सैनिकों की कितनी कम परवाह करते हैं। वे अपने सैनिकों को आत्मघाती मिशनों पर भेजते रहते हैं और फिर घायलों को निकालने से इनकार कर देते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सीधे फ्रंट लाइन पर मौजूद एक रूसी सैनिक से आ रहा है। सुनिए। हमने कल हमला किया पर कुछ ठीक नहीं हुआ। हमारे सभी लोग घायल हो गए, कुछ भाग गए। हमने खुद प्राथमिक उपचार किया। कमांडर ने बताया कि फिर हमला करना होगा। जब हम घायल हैं तो हम हमला कैसे कर सकते हैं? सब दर्द कर रहा है, अब ताकत नहीं बची। ऐसी वीडियो बहुत सारे रूसी सैन्य ब्लॉगर्स को वाकई बहुत गुस्सा दिला रही हैं, जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे। पहले जल्दी से रिपोर्ट पूरी कर लेते हैं। उपकरणों का बड़ा नुकसान हुआ है। 13,000 से ज्यादा नष्ट हुए और करीब 50,000 को नुकसान हुआ। औसतन रूस हर महीने 35,000 सैनिक खोता है। यह लगभग हर महीने 2 डिवीजनों के बराबर है जो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अगर तुलना करें तो अमेरिकी सेना को इराक में 80 साल की जंग में लगभग 36,000 हताहत हुए थे। रूस को हर महीने इतनी ही हानि हो रही है जो पुतिन नहीं चाहते थे कि रूसी लोग जाने। अब यह सार्वजनिक है और रूसी लोग उसकी अनंत जंग के लिए नाम लिखवाने को तैयार नहीं हैं। इस रूसी सैन्य ब्लॉगर की रिपोर्ट पर नजर डालिए, जो सार्वजनिक रूप से बताता है कि वह सेना में क्यों नहीं जाना चाहता और क्यों उसे लगता है कि दूसरों को भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। फ्रंटलाइन पर एक रूसी सैनिक की औसत उम्र सिर्फ 12 दिन होती है। पहले दिन वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है और प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचता है। दूसरे से 11वें दिन तक वह प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण लेता है और फिर 12वें दिन वह फ्रंटलाइन की पोजीशन पर पहुंचता है। अक्सर वह उसका आखिरी दिन होता है, क्योंकि कमांडर नए रंगरूटों को तुरंत आत्मघाती मिशन पर भेज देते हैं। असल में कुछ हॉटस्पॉट्स में केवल आधे सैनिक ही पोजीशन तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रास्ते में ही मार दिया जाता है। यूक्रेनी ड्रोन सच में बहुत खतरनाक हैं। यही आंकड़े हैं जिनकी वजह से अब रूसी सेना किसी भी व्यक्ति के साइन अप करने पर 8 मिलियन रूबल का बोनस दे रही है। यह लगभग $10,000 के बराबर है उस देश में जहां औसत वेतन $500 प्रति माह या लगभग $6,000 प्रति वर्ष है। लेकिन इन आसमान छूते बोनस के बावजूद रूस को मोर्चे पर पर्याप्त लोग जुटाने में परेशानी हो रही है। और यह मैं फिर से नहीं कह रहा हूं, यह बात रूसी सैन्य ब्लॉगर्स कह रहे हैं, जो मोर्चे पर सेना के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। मैं आपको विवरण दिखाता हूं।
हमला करने वाले सैनिकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। जो कमी है वही लोग दुश्मन को पीछे धकेलेंगे और सीमा पर मोर्चा संभालेंगे। तो फिर अग्रिम मोर्चे पर पर्याप्त लोग क्यों नहीं हैं? क्योंकि कमांडर उन्हें बलि का बकरा समझते हैं। उन्हें नए लोग मिलेंगे, लेकिन जनरल स्टाफ लगातार आगे बढ़ने को कहता है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोनस दिया जाता है और उन्हें यह बोनस कमाना पड़ेगा। तो वे हर सैनिक को आत्मघाती मिशन पर भेज रहे हैं, और अगर ये सैनिक बच भी जाते हैं तो उन्हें फिर से वापस भेज दिया जाएगा। तो सवाल है, रूसी लोग इसके लिए साइन क्यों कर रहे हैं? अंदाजा लगाइए। इस व्यक्ति ने साइन करने वालों से बात कर यही कहा। मैं अक्सर उन लोगों से बात करता हूं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको समझ में है कि आप कल तक खत्म हो सकते हैं और आपकी प्रेरणा क्या है? सबसे आम जवाब होता है कि मेरे परिवार को पैसे मिलेंगे। और यह वास्तव में दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है, और यह ऐसी बात है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। क्योंकि जाहिर है यहाँ और जो लोग युद्ध को कवर करते हैं वे उन $10,000 बोनस के बारे में बात करते हैं जो इन सैनिकों को मिल रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि ये लोग रूस के दूर दराज गांवों से आते हैं। उनके पास कोई और आर्थिक अवसर नहीं है, या तो यही, या फिर उनके पास कोई नौकरी नहीं है। और सोचिए क्या, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आपको नौकरी चाहिए। तो या तो आप बस भूखे मर रहे हैं, या फिर आप इस सैन्य पद के लिए साइन अप कर सकते हैं जो जीवन बदल देने वाली रकम दे रहा है। इसी कारण हम देखते हैं कि अधिकतर मौतें उन गांवों से हो रही हैं जो मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग नहीं हैं। रूस के एक छोटे शहर ने जो स्मारक बनाया है उस पर एक नज़र डालिए। औसत रूसी शहर अफगानिस्तान में 4, चेचन्या में 3, लेकिन यूक्रेन में अब तक करीब 200 मारे गए हैं और 200 और के लिए जगह रखी गई है, यानी और हताहत संभव हैं। यह उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो लापता हैं, क्योंकि रूस में सैनिकों के लापता होने की आदत है। लेकिन देखिए, इस लापता होने की पहेली के पीछे एक रणनीति है जिसका रूस सामना कर रहा है। लापता सैनिक। पुतिन को वे बोनस नहीं देने पड़ते जो उन्होंने साइन अप करते समय वादा किए थे। और यही वजह है कि हम इतने सारे सैनिकों को मृत देखते हैं, लेकिन रूस उन्हें लापता मानता है। पुतिन ने रूसी युद्ध अर्थव्यवस्था चलाते हुए देश के लिए लड़ने वालों को धोखा दिया है। इसका कारण सीधा है, इस युद्ध की लागतें बढ़ती जा रही हैं, और इसमें तो यह भी नहीं जोड़ा गया है कि अब रूसी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने लगी है। असल में हमारे पास यहाँ पूरा हिसाब है कि पुतिन मोर्चे पर हर एकड़ जमीन के लिए कितनी रकम खर्च कर रहे हैं। 2025 में रूस ने लगभग 3,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है। यह लगभग 80,000 एकड़ है। अब चलिए हर एक 100 एकड़ के लिए हिसाब लगाते हैं। 100 एकड़ लगभग 100 फुटबॉल मैदान के बराबर होता है। तो यह चीजों को मापने का बहुत ही अमेरिकी तरीका है। पुतिन हर एक 100 एकड़ यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए लगभग 73 मिलियन खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा औसतन रूसी सेना के 11 सैनिक मारे जाते हैं, 19 घायल होते हैं और 4 लापता हो जाते हैं। 2025 में यूक्रेन की जमीन का सिर्फ आधा प्रतिशत हासिल करने के लिए ये काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब मोर्चे पर लड़ रहे सैनिक साफ देख सकते हैं कि रूस जो कीमत चुका रहा है वो उसकी उपलब्धियों के मुकाबले बिल्कुल भी जायज नहीं है। लेकिन अगर आप एक सैनिक हैं और सेना के किसी भी अच्छे काम के खिलाफ बोलते हैं तो आपको जेल जाना पड़ता है। इस लेख को देखिए, यहाँ हमारे पास एक सैनिक है जिसे सिर्फ इसलिए 4 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि उसने यूक्रेन में युद्धबंदी रहते हुए एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उसने कहा था कि रूसी नुकसान वाकई बहुत ज्यादा है और इसी बात के लिए उसे 4 साल की सजा मिली। और पुतिन सिर्फ रूसी सैनिकों को ही चुप कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि रूसी इतिहासकारों को भी। अगला क्लिप देखिए जिसमें एक रूसी इतिहासकार गुलाग भेजा जाएगा। वह क्लिप पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड कर रहा है मेरी समझ में, और उस पर मूल रूप से रूसी सेना के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है और इसके लिए आपको जेल जाना पड़ता है। यह उसका अंतिम संदेश था। नमस्कार दोस्तों, मैं पावेल जुडकिन हूँ। मुझ पर अभी किसी चीज को बदनाम करने का आरोप लगा है। हम जांच समिति में बैठे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन यह असल मुद्दा नहीं है। यह समझना जरूरी है कि रूस में कोई भी ईमानदार लेखक, पत्रकार या इतिहासकार को हमेशा जेल के लिए तैयार रहना चाहिए। आज ये जिम्मेदारी मेरी है
लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं। वह दिन आएगा जब रूस पर यह अंधेरा खत्म होगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों। असल में रूसी सेना पर गलत जानकारी फैलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सच्चाई दोहराने पर भी रूस आपको जेल भेज देता है, क्योंकि सच्चाई अपने आप में शर्मनाक है। अगले क्लिप में दिखता है कि रूसी लोग मोर्चे पर सप्लाई के लिए गधों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जीपें खत्म हो रही हैं, ट्रक खत्म हो रहे हैं और ट्रेनें भी खत्म हो रही हैं। गधों की तरह वे घोड़ों का भी आक्रामक कार्रवाइयों में उपयोग नहीं कर रहे हैं। रूसी घुड़सवार सेना सच में वापस आ गई है। यह कौन सा विश्व युद्ध है? मेरा ख्याल है मैं तर्क समझता हूँ। टैंक्स, जीप्स या मोटरसाइकिल जैसी कोई भी चीज यूक्रेनी रक्षा पंक्तियों के खिलाफ काम नहीं कर रही है। रूस उतना आगे नहीं बढ़ पाया है जितना वे चाहते थे, तो उन्हें नई चीजें आजमानी होंगी। मुझे नहीं पता घोड़े सच में मदद करेंगे या नहीं। अगर ट्रक ड्रोन से तेज नहीं भाग सकता तो मुझे शक है कि घोड़े भी उस 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले ड्रोन से तेज नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास रूसी मीडिया में ऐसे लोग हैं जो अब इस फैसले का बचाव कर रहे हैं और रूसी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों यह वाकई अच्छा आइडिया है। मेरा अंदाजा है कि वे नहीं चाहते कि कल अपार्टमेंट की खिड़की से गिरें। रूसी मीडिया की ये क्लिप सुनिए। इस वक्त तथाकथित डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के उत्तरी हिस्से में हमला चल रहा है। अब डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के उत्तरी हिस्से में एक तूफान है। ये एक बेहद कठिन कहानी है। यह तो एक बेहद कठिन ऑपरेशन है। बहुत सारी नदियां, नाले हैं। ये इलाका नदियों, नालों, तीखी चढ़ाई और ढलानों से भरा हुआ है। यही एक पहाड़ी इलाका है। बहुत सारी चढ़ाइयां और ढलाने हैं। ये पहाड़ी इलाका है। बिल्कुल, ये पहाड़ आमतौर पर जैसे होते हैं वैसे नहीं है। ये चूना पत्थर की पहाड़ियां हैं। ये चूने की पहाड़ियां हैं। बारिश के बाद इन पहाड़ियों में मोटरसाइकिल या एटीवी चलाना लगभग असंभव हो जाता है, खासकर क्वाड्रासिलिस पर। उन 10 से 15 किलोमीटर को पैदल चलकर पार करना, पूरा सामान लेकर 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना बेहद मुश्किल है। पूरी तरह से लोडेड होने पर यह बहुत कठिन हो जाता है। और जाहिर है, घोड़ों की मौजूदगी, घोड़े होने से चीजें वाकई आसान हो जाती हैं। और यह समझना जरूरी है कि हम एक निश्चित मंजिल के लिए इसे आसान बनाएंगे। साथ ही आपको यह समझना चाहिए कि घोड़ों को बाद में वापस लौटने के लिए ट्रेन किया जाता है। अगर आप मोटरसाइकिल पर हैं तो मोटरसाइकिल के उलट, जिसे आप अपने टारगेट पर पहुंचने के बाद छोड़ सकते हैं, घोड़े को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। वो वहीं पड़ा रहता है, फिर वो खुद लौट आता है। घोड़ा रास्ता याद रखता है और खुद ही वापस लौट आता है। उसे पता होता है कहां और कैसे जाना है। उसे ये रास्ता याद रहता है।